अच्छा, इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आना, ये हमारा मकसद है, ये हमारा आउटपुट है। क्या मैं कह दूं कि ये मेरा 55 है? 55 ही है ना, ये जो मैंने अचीव करना है 55, तो 55 इज माय टोटल आउटपुट। तो भाई 10 मेरा क्या होगा? इनपुट। अच्छा, इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आनी है, मैं कंज्यूमर हूं, तो मुझे बताइए मेरे पास ऐसे कौन से 4 फैक्टर्स हैं जिससे मैं इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आ सकता हूं? मैं कंज्यूमर हूं, मैं कंज्यूमर का वर्ड यूज कर रहा हूं। मेरे पास ऐसी कौन सी पावर है, कंज्यूमर के पास कौन सी पावर होती है जो वो इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आ सकता है? एक पावर होती है कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़ाएगा, सुने, कंजम्पशन बढ़ाएगा, यानी कि वो अपनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगा, जिससे मार्केट को वो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। जब मार्केट में चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो मेरी आउटपुट भी बढ़ जाएगी। याद है? क्लियर है? अगर मैं फर्म हूं तो मेरे पास कौन सी पावर है? इन्वेस्टमेंट। भाई एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? C+I। तो अगर मैं हाउस होल्ड हूं तो मेरे पास ताकत कौन सी है? हाउस होल्ड के पास इनपुट क्या है? C। इसके पास इनपुट क्या है? I। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतने ज्यादा मुल्क में काम करने के मौके पैदा होंगे। जितनी फैक्ट्रियां लगाएगा उतनी ज्यादा लेबर को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी मुल्क में ग्रोथ उतनी ही ज्यादा आएगी। अच्छा, अब आए जरा 3 सेक्टर पे। तीसरा एजेंट कौन सा आता है? गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए? सब्सिडीज या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। जितना ज़्यादा वो खर्च करेंगे, फर्ज करें गवर्नमेंट ने एक फलाई अस्पताल बनाया, अब क्या फलाई अस्पताल ऐसे ही बन जाएगा कि गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, क्या वो लोग आके काम करेंगे? नहीं। तो काम कौन करेगा? प्राइवेट फर्म्स काम करेंगी। भाई गवर्नमेंट ने अगर फर्ज करें एक हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले लैंड किसी के पास होगी, तो उसको गवर्नमेंट क्या देगी? पैसे। जब गवर्नमेंट ने उसको पैसे दिए तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्लो उसको पैसों का गया? अब उसके पास अगर पैसे आ गए हैं तो क्या वो सारे के सारे पैसे अपने पास सेव कर लेगा? नहीं, वो क्या करेगा? खर्चेगा। तो एक इम्पैक्ट ये आ गया, चलो लैंड हमें मिल गई, उसके बाद क्या होगा? हाँ, रॉ मटेरियल। तो बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है? सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, ईंटें, कि 5-6 ये हो गए चीजें। अच्छा, अब सीमेंट वालों को अपना रोजगार मिल गया, ईंटों वालों को, भट्टे वालों को अपना मिल गया, रेत वालों को, बजरी वालों को अपना मिल गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? बिजली का काम, पानी का काम, गैस का काम। तो बिजली वालों को रोजगार अलग, जिन्होंने पानी का काम करना है उनको रोजगार अलग, जिन्होंने गैस का काम करना उसको रोजगार अलग। उसके बाद क्या होगा? उस हॉस्पिटल को पेंट किया जाएगा, उस पर टाइलें लगाई जाएंगी, तो पेंट वालों को उनका रोजगार, टाइलों वालों को उनका रोजगार। तो ये सिस्टम चलता रहेगा। फिर उस हॉस्पिटल के अंदर क्या उसको बस बना के छोड़ दें? नहीं, उसमें क्या लेकर आनी है? मशीनरी। उसमें किसको अपॉइंट करना है? डॉक्टरों को। डॉक्टरों के साथ कौन होंगे? कंपाउंडर और नर्सेस। फिर गेट पे कौन होगा? सिक्योरिटी गार्ड। और हर मेडिकल सेंटर में या हर वार्ड में स्वीपर्स भी होंगे, लड़के भी जो काम कर रहे होते हैं वो भी होंगे। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक खर्चा करना है जिससे पूरे मुआशरे को फायदा मिलने वाला है। ये है स्पाइरल इफेक्ट। ये देख रहे हैं?
एक खर्चा शुरू हुआ जिससे मल्टीपल खर्चे निकल रहे हैं। ये गवर्नमेंट खड़ी हुई है, इसने एक काम किया, इससे दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो फर्स्ट करेंगे यही, मैं एग्जांपल लेके चलूं तो इस एग्जांपल में गवर्नमेंट का एक काम किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 8 कामों के साथ। तो गवर्नमेंट के केस में मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना आया? 8, जिससे इकोनॉमी के हर सेक्टर को क्या मिल गया है? रोजगार। इकोनॉमी के हर सेक्टर को रोजगार मिलना शुरू हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं होती। गवर्नमेंट ने पैसे दिए बिल्डर्स को, बिल्डर के पास क्या आया? पैसा। बिल्डर ने उस पैसे में से कुछ पैसा तो कंजम्पशन पे लगा देना है, जो उसको मटेरियल वगैरह चाहिए होगा, कुछ पैसा वो क्या करेगा? सेव करेगा, कुछ पैसा वो अपने घर वाली को भी तो देगा। वो घर वाली क्या करेगी? ग्रोसरी लेकर आएगी। वो पैसा किसके पास चला गया? ग्रोसरी वालों के पास। फिर वही पैसा ग्रोसरी वाले अपने सप्लायर को देंगे। वो पैसा कहाँ पे चला गया? अपने सप्लायर के पास। वो अपनों को देगा। तो पैसा इस तरीके से पूरी मार्केट में फ्लो करेगा। और इनिशिएटिव किसका था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या सबको अलग अलग पैसा दिया? क्या हर सेक्टर को बुला के उसके हाथ में अलग से पैसे दिए? नहीं, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे पूरी इकोनॉमी को क्या मिल रहा है? स्टेप बाय स्टेप एडवांटेज मिल रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। यानी कि आपने बस पहली नेकी करनी है, वो नेकी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होती जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ मल्टीप्लायर? ये है क्या? ICAP को सेकंड ग्रेड में से जो सबसे अच्छा टॉपिक लगता है पूछने के लिए वो मल्टीप्लायर है। कोई और सवाल आए ना आए, मल्टीप्लायर से 2-3 MCQs उसने लाजमी टेस्ट कर लेने होते हैं। दोबारा से करते हैं। मल्टीप्लायर क्या है? बेसिकली 1 का टेबल। देखिए, गवर्नमेंट ने एक काम किया, लैंड खरीदा, लैंड वाले के पास पैसे आए, इस लैंड वाले ने आगे 2 लोगों को पैसे दिए, 2 लोगों के पास पैसे आए, इन 2 लोगों ने अलग अलग 3 को पैसे दिए, 3 के पास पैसे आए, फिर 4, फिर 5, फिर चेक करते कराते कितना टोटल आ गया मेरे पास? 55 का। कितने सेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए? 10। तो 10 लोगों ने अगर इनपुट किया तो मेरे आउटपुट 10 ही है? नहीं, मेरी आउटपुट कितनी है? 55 की आउटपुट है। तो अगर मैं एवरेज आउट करूं, हर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करने में? एट द रेट ऑफ 5.5। याद रखो क्या? अच्छा जी, अब इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखिए, सिंपल सी केस है। हमने कहा हमने क्या बढ़ानी है? आउटपुट बढ़ानी है, यानी कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है। उसके लिए मुझे किसको बढ़ाना पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स को। वो कौन से होते हैं? CIGX-M। C बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, I बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, G बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं, इंपोर्ट ज्यादा कर दूं, इकोनॉमी ग्रो करेगी? नहीं, इकोनॉमी नीचे आएगी। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स कम है, टैक्सेस ज्यादा है, तो क्या होगा? नीचे आ जाएगी। फर्म इन्वेस्ट नहीं कर रही है, नीचे आ जाएगी। मेरी हाउस होल्ड कंज्यूम कम कर रही है, सेव ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट सॉरी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। तो सर सिंपल सा फॉर्मूला ये बनता है, टोटल आउटपुट या इकोनॉमिक ग्रोथ या नेशनल इनकम कुछ भी डिवाइडेड बाय एग्रीगेट डिमांड, यानी कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? Y से। तो Y ओवर AD, Y ओवर AD। अब जरा गौर करें, ये 55 क्या था? Y। ये क्या था? Y। और ये जो मैं ऐड करता आ रहा हूं 1 को, ये क्या थे? AD। तो मेरा मल्टीप्लायर, ये जो X मैंने एज अ मल्टीप्लायर रखा है,
इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y ओवर एग्रीगेट डिमांड, या चेंज इन y ओवर चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। यहां तक क्लियर है? ये सिर्फ ये साइड क्लियर है, टेबल वाली साइड श्योर? यहां से कोई सवाल? बड़ा ध्यान से तवज्जो से आज सारी बातें सुन के जाइएगा। ये साइड सारी क्लियर है तो मुझे बता, मैं बहुत आराम से और इजी करके बता रहा हूँ, खुद से पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी। ये सारी बातें क्लियर हैं? श्योर? पक्की बात है? फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या है इसका? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, अब मैं फॉर्मूले को चेंज करता हूँ। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी, क्या फॉर्मूला ठीक है? सी, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी, ठीक है। अगर एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी के अलावा अगर सारी जीरो है तो एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी? सी के। तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी, ये फॉर्मूला भी किसका है? मल्टीप्लायर का। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई, ये भी ठीक है। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन जी, ये भी ठीक है। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ये भी ठीक है। नेट एक्स हो गया ना, नेट एक्सपोर्ट्स हो गया। तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या था? सी आई जी एक्स माइनस एम। मैंने कहा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी, तो इसका मतलब है कि ये सारे क्या होंगे फिर? जीरो। मैंने कहा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई, तो आई के पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, मगर इसके इधर और इसके इधर ये फिर क्या होंगे? जीरो। मैंने कहा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन जी, तो सी आई क्या होने चाहिए फिर? जीरो। एम आई क्लियर ऑन दिस? क्या ये चारों फैक्टर्स हर इकोनॉमी में इकट्ठे पाए जाते हैं? नहीं, दो के लिए अलग है, तीन के लिए अलग है और चार के लिए। अब अगर मैं बोल रहा हूं चेंज इन वाई ओवर चेंज इन सी, तो टेक्निकली मैं किस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ? टू सेक्टर की। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई, टू सेक्टर की। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन जी, थ्री। और चेंज इन वाई ओवर चेंज इन नेट एक्सपोर्ट्स, फोर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक आप सारे मेरे साथ चल रहे हैं? यहाँ तक कोई सवाल अगर है तो पूछ लें। कोई सवाल है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है। हाँ, जब ये कंजम्पशन अगर बढ़ती है, इसका फॉर्मूला है चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, तो ये यूनिवर्सल रेशियो हो गया नहीं। फॉर्मूले के हिसाब से। किसके हिसाब से? फॉर्मूला जिस हमने बनाया इसका नेशनल इनकम का। नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मूला इज नॉट ऑफ नेशनल इनकम, ये फॉर्मूला इज ऑफ मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। क्या बोला? K इज इक्वल टू चेंज इन आई ओवर चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। जितना इसमें चेंज है, इसमें उससे ज्यादा चेंज आएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करके? K के साथ। या इसको ऐसे कर दो, चेंज इन y इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय एग्रीगेट डिमांड, तो इन्वर्स नहीं है। तभी मैंने आसान मिसाल पहले दी है, वन के टेबल वाली। अगर ये मिसाल आपको क्लियर है ना, तो टॉपिक आपको आधा समझ आ जाता है। बस आपने जहन में क्या रखना है कि हमने किसके साथ किसको बढ़ाना है। डन? अच्छा जी।